Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we were at miscellaneous exercise 11, the last exercise of our 3D part, and uska bhi last part, probably part 4 hai aaj, and this will be the last part of the exercise for sure. Okay. So part 3 में हम कहाँ तक करके आए हैं? क्वेश्चन नंबर 17 तक बेटा वो भी करवा दिया था, हैंड टू हैंड करवा दिया था यहाँ पे, है ना? ठीक है, कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया है ना। सो क्वेश्चन नंबर 18 से अभी रीड आउट करते हैं, 4-5 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको आज खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से कॉन्सेप्ट सारे लगने बेटा, प्लेन के हों, लाइन के हों, है ना। इक्वेशंस याद होनी चाहिए, इक्वेशंस के बाद फिर इक्वेशन के स्ट्रक्चर के बाद फिर इर्द गिर्द की चीजें भी याद होनी चाहिए, तभी मिसलेनियस सॉल्व होगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस कॉमा दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। क्वेश्चन समझ में आया? तीनों ही बातें लिख दी इसने, पॉइंट भी है, लाइन भी है, प्लेन भी है। अब स्पेस तो एक ही होता है, नहीं तो वो भी डालता हो कि स्पेस की इक्वेशन ये है ना, किसी दूसरे स्पेस में जाके उस स्पेस का उस स्पेस से इंटरसेक्शन करवाओ ना। हाइपोथेटिकल चीज है बट इमेजिन करो ऐसा हो। ठीक है चलो, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन समझ आए कि एक लाइन और एक प्लेन का तो हो रहा है इंटरसेक्शन। कैसे कराऊं सर? ये मैं ऐसे करवा दो, लेट्स से दिस इज अ प्लेन, दिस वॉल बी अ प्लेन, है ना। ये वॉल एक दीवार है कि नहीं है? और यहां से एक सरिया डाला मैंने, सरिया समझते हो? सरिया होता है ना, वो सरिया एक लाइन है, उसको मैंने डाला। तो वो सरिया, अब जरूरी नहीं सीधा ही डाला, कैसा भी डाल सकता हूँ, ऐसे टेढ़ा भी डाल सकता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसा तो कहीं भी नहीं। जैसे मैंने इसको इसके अंदर से डाला, आर पार करवा दिया, तो कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, तो सरिया पता नहीं कहां से आया और पता नहीं कहां से आगे घुस गया। तो ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ। अब ये पॉइंट पकड़ लो, पकड़ लिया। अब स्पेस में पता नहीं कहां कोई दूसरा पॉइंट वहां लटक रहा है, वो दे रखा है, कहाँ है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 - 1। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उस लटकते हुए पॉइंट का डिस्टेंस निकालना। और डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ऐसा कोई जरूरी नहीं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं होता कभी, है ना, है ना। वो तो बस डिस्टेंस है सिंपली, है ना। ये डिस्टेंस निकालना है। अब पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, 11th में सीख लिया हमने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। बस आप दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दो तो सही, उसका तो दे रखा है, इसका निकालना है। तो घूम फिर के बात ये हो गई कि प्लेन और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, जो पहले अभी निकाल के आए हैं। निकाल के आए कि नहीं निकाल के आए बताओ? निकाल के आए। बस पहले कैसे निकाला था? कार्टेशियन में, अभी इसने कैसे दे दिया है? वेक्टर। देखो पिछला क्वेश्चन कहाँ है जिसमें अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है? कहीं तो निकाला था, इसमें नहीं था क्या? याद तो यही आ रहा है, नीचे ही था। किसी मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा उसने, बट किसी पर्पस के तहत हमको निकालना पड़ा था ना। चलो एनीवेज अभी देखते हैं। चलो तो इसका एक रफ डायग्राम रेडी करें, तो ये ऐसा रेडी हो जाएगा कि ये तो है हमारा प्लेन जिसकी बात हो रही है, ठीक है, पाए, प्लेन पाए। और ये है वो सरिया जो दीवार के हो गया आर पार, यहां से आया और यहां से निकल गया, ठीक है। लाइन, पाई की इक्वेशन भी गिवन, लाइन की इक्वेशन भी गिवन, ठीक है। और कहीं लटक रहा है, कहीं आसमान में, कहीं पॉइंट कहाँ मानो, लेट से यहां मान लिया। इससे इसकी दूरी आपको पता करनी है, ठीक है, ठीक है बेटा। सो दिस इज, दिस डिस्टेंस को मैं डी ले लेता हूं, ये डिस्टेंस आपको पता करनी है बेसिकली, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? -1, -5, -10, ठीक है। -1, -5, -10, ठीक है, फाइन। क्लियर है यहां तक? थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फिर सिक्स, सेवंथ, सेवंथ ऑक्टेट में आएगा पॉइंट। हाँ, ऑक्टेट्स पहचाना जानते हो? जैसे दो अगर नेगेटिव हैं तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट कहते थे 2D प्लेन में। 3D स्पेस में 8 ऑक्टेट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट जिसमें जेड कोऑर्डिनेट प्लस ले लो, और 4 क्वाड्रेंट जिसमें वो माइनस ले लो। तो जब अपन अगर जेड को छुपा लें तो -1, -5 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन वो थर्ड क्वाड्रेंट में वो थर्ड को ऑक्टेट मान ले तो वो पॉजिटिव रहेगा जेड। अब उसको नेगेटिव करना है, 4 और जोड़ दो, 3 और 4 7, तो सेवंथ ऑक्टेट में लाया करेगा प्लेन। अब अपन वैसे अगर ये क्वेश्चन 2D का होता तो अपन एग्जैक्ट क्वाड्रेंट में जाके पॉइंट ही मार्क कर सकते हैं, लेकिन अभी इधर पॉसिबल नहीं, तो हमने कहीं भी मार्क कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट, अब कैसे भी करके लेट से ये पॉइंट तो है P,
और जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेट नहीं, इसको ले लो, उसको ले लो पी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पी, और इसको ले लो क्यू। तो आपको क्यू तो गिवन है और आपको पी निकालना है, राइट। और लाइन एल है, प्लेन पाई है, जिनकी दोनों की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सो टेल मी प्लेन की इक्वेशन क्या है, लिखना स्टार्ट करते हैं। हियर द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई इज गिवन एज, कहां गई, आर डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन भी बोल दो। लाइन एल की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस, ये आ गया डायरेक्ट, इसकी डायरेक्शन आ गई अब ना। तो गिवन पॉइंट्स नोट डाउन हो गए, ठीक है। अब देखो, हम कार्टेशियन में क्या करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को x1 y1 z1 मान लेते थे। किसी भी एक इक्वेशन से x1 y1 z1 की वैल्यू पुट निकाल कर दूसरे में पुट अप कर देते थे, तो वहां से x1 y1 z1, ये हमने कार्टेशियन में किया था, किसी इक्वेशन में किया भी था। लेकिन अब क्योंकि ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो एक तरीका तो है कि इसको कार्टेशियन में बदल दो और जैसा पहले किया था वैसे का वैसे कर दो। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम वेक्टर में भी सीखें, है ना, वेक्टर में भी सीखेंगे कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो वहां पे जो कनेक्टिंग लिंक थी दोनों बातों के, प्लेन की इक्वेशन कुछ एक अलग फॉर्मेट में है, लाइन की इक्वेशन एक अलग फॉर्मेट में है, लेकिन एक बात है जो दोनों में कॉमन है, एक्स वाई जेड आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइन में भी है, पॉइंट में भी है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या कनेक्टिंग लिंक है, वेक्टर आर इसमें भी है, वेक्टर आर उसमें भी है। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर आर की वैल्यू निकाल के एक में से निकाल के दूसरे में पुटअप करूंगा। क्या कहा मैंने, इसमें से निकाल के उसमें पुटअप करूंगा। अब सुनो, इसमें से तो निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कोई इक्वेशन थोड़ने की 5 के नीचे इसको ले जाऊंगा, है ना। लेकिन इसमें से तो ये आर की वैल्यू है ना मेरे पास, इसको मैं चुपचाप जाके उधर पुटअप कर दूंगा और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू के कर 5 कर दूंगा। समझ आया। वहां से क्या आएगा सर, वहां से लेमडा सॉल्व होगा, वहां से क्या सॉल्व होगा, लेमडा। लेमडा को जैसे मैं इसमें पुटअप करूंगा तो वेक्टर आर आ जाएगा, और वेक्टर आर ही मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अरे एक्स कोमा वाई कोमा जेड ही तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। लेट से, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, समझ में कम आया होगा मुझे पता है। 2D में चलता हूँ, 10th में लेके चलता हूँ मैं आपको। 3x + 2y इक्वल टू 7, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है 5x - 2y इक्वल टू एनीथिंग 10, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। मैंने कहा दोनों लाइन कहां टकराएगी, यूनिक सॉल्यूशन निकालो। आप इन दोनों को सॉल्व करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्या निकलता था, एक्स कोमा वाई निकलता था और वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था। तो 3D में एक्स कोमा वाई कोमा जेड निकलेगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और एक्स कोमा वाई कोमा जेड वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर से निकलता है। तो अगर वेक्टर आर की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए, अभी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, अभी लैम्डा की फॉर्म में, अभी लैम्डा की फॉर्म में है ना, अभी एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ है आपके पास, नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए लैम्डा की, तो फिर आप कह दोगे कि यही मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ आया, समझ आया। तो ये x1 y1 z1 मानने की भी इसमें पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू करें। तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। समझ आया ना बेटा। Let's say this is equation 1, this is equation. Putting the value of vector r from equation 2, एक तरीके से substitution method चल रहा है ना, from equation 2 to equation 1, we get equation 1 as, equation 1 will be converted as, vector r की वैल्यू डालो पूरी, ब्रैकेट लगा देता हूँ बड़ा सारा, 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 3i कैप प्लस 2k। ये तो वेक्टर आर की वैल्यू हो गई फ्रॉम इक्वेशन 2। आपको ये तो समझ में आने कि उधर से निकाल नहीं सकता मैं, उधर से निकाल नहीं सकता वेक्टर आर की वैल्यू, इधर तो रखी रखा ही पड़ी है ना, इसलिए मैंने इधर से उधर डाली। डॉट करना है और उसके आगे जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 5 भी लिखना है, ठीक है। अब क्या करें, इसका डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू 5 कर दो तो लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट थोड़ा शॉर्ट में कर दूं चलेगा, वैसे भी हम मिसलेनियस में। तो देखो यहां से आई कैप के कंपोनेंट ढूंढो, पहले वाले वेक्टर से आई कैप का कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा 2 + 3 लैम्डा इंटू उधर क्या है 1, समझ गए, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं ना, इधर आई कैप के कंपोनेंट को उधर के आई कैप के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 + 3 लैम्डा इंटू 1 हो जाएगा वहां पे,
ठीक है, बोलो ब्रैकेट लगा दो। प्लस आई कैप के कंपोनेंट बताओ, जे कैप के सॉरी, -1 प्लस 4 लेमडा टाइम्स -1 प्लस आ जाओ लास्ट में 2 + 2 लेमडा पूरा लिखना है ना, पूरा मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 5। ठीक है, करें सॉल्व। सो 2 + 3 लेमडा इंटू 1, 2 + 3 लेमडा, ये हो जाएगा माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 4 लेमडा, ये 2 + 2 लेमडा इक्वल टू 5। गिनो कितने लेमडे हो गए, 3 -1 और 2 - 1 सिंगल लेमडा सबको उधर भेजो। 2 + 1 3 + 2 5, 5 - 5 0, यानी लेमडा इज एक्चुअली 0। ठीक है, क्लियर है। फिर से जोड़ लो एक बार, 3 और 2 5 में 4 गए 1, 2 और 1 3 और 2 5। ठीक है, सो लेमडा की वैल्यू 0, तो ये लेमडा की वैल्यू 0 अगेन। जब हमारे पास सुनो क्या होता था, जब अपन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे, एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करते थे तो एक्स निकल जाता था। तो एक्स निकल जाता था तो क्या करते थे, उसको किसी ऐसी इक्वेशन में पुटअप करते थे कि वाई निकल जाए। तो एक तरीके से लेमडा निकल गया, तो लेमडा को ऐसी जगह पुटअप करो जहां लेमडा है, तो वहां से आर आ जाए। ठीक है ना। सो अगेन पुटिंग lambda equal to 0 in equation 2, we get equation 2 becomes, ठीक है, इक्वेशन 2 बिकम्स वेक्टर आर इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो वेक्टर आर पूरी 0 हो जाएगी ना, पर फॉर्मेलिटी तो करनी है ना। -j कैप +2k कैप प्लस लैम्डा की वैल्यू 0 इंटू 3i कैप +4j कैप +2k कैप इंटू लगा दो बीच में। सो इट इज फाइनली 2i कैप -j कैप +2k कैप। अब सुनो, अगर ये नहीं होती 0 फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 3 आ जाती, तो पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर आई कैप के कंपोनेंट एक साथ करते हैं ना, फाइनली आर वेक्टर i कैप j कैप k कैप में आता है। ठीक है, ठीक है क्या। अब इसका मतलब पता है क्या है, लाइन की जो इक्वेशन गिवन थी ना, उसमें लाइन की इक्वेशन में क्या मिलता है आपको, डायरेक्शन और एक पॉइंट पासिंग। तो पॉइंट पासिंग वही दे रखा था जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस लाइन की इक्वेशन में यही तो था पॉइंट पासिंग, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी यही निकला, यानी कि लाइन की इक्वेशन में एक पॉइंट पासिंग देना था, तो उसने दया कर दी कि यही ले ले, इंटरसेक्टिंग ले ले, तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है आपको, दूरी निकालनी है ना। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, अभी केवल इंटरसेक्टिंग पॉइंट है नाउ। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो कैसे बनेगा ये, 2, -1, तो एक लाइन लिखूंगा मैं, इसके नीचे स्पेस नहीं है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर 2i कैप -j कैप +2k कैप विल बी 2, -1, 2। ये कोऑर्डिनेट्स हैं टर्मिनल पॉइंट, इस वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट के। ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले एक चीज और लिखनी थी ना, कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज दिस, स्पेस है नहीं, यहाँ लिख दो हेंस द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये सिंपली लिख दो आप, तो इंटरसेक्ट, हाँ इसके नीचे, मतलब जब वेक्टर आर निकला ना, डिस्टेंस निकालने से पहले आपको लिखना है हेंस द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्लेन एंड द पाई ऑफ द प्लेन पाई एंड द लाइन एल इज 2, -1, 2, ये लिख दिया। अब इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ निकालें। नाउ डिस्टेंस डी बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू is given by using distance formula। शायद पहली एक्सरसाइज में रिवीजन भी कराया था मैंने 11th का, उसमें लिखवाया डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से आपको। सो डी इक्वल टू फॉर्मूला इज, ठीक है, 2D में हम केवल यहीं तक सीमित रहते थे, y2 - y1 का होल स्क्वायर तक, और 3D में हमने z2 का होल स्क्वायर भी कर दिया। चलो करो, तो डिफरेंस करना है आपको, है ना। तो किसी को भी x1 y1 है, किसी को, तो सेकंड वाले को ही मान लेते हैं ना, 2 - -1 यानी 3 का स्क्वायर, देन देखो 2 -1, देन -1 - -5 यानी कि +5 +4 बचा, तो 4 का स्क्वायर, देन लास्ट में 2 -10 यानी कि 12 का स्क्वायर का सम का रूट। सो 9 और 16 और 144, 169 यानी कि 13 यूनिट्स आंसर, यानी कि ये 13 यूनिट दूर है इससे, चेक कर लो। समझ आया। तो सारी चीज तो इस चीज पे डिपेंड कर रही थी कि हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उल्टा मेरे को तो वेक्टर में आसान लगा,
लेमडा निकाल के बस पुटअप कर दो, है ना। कार्टेशियन में x1 y1 z1 मानना पड़ता है, इसमें डालना पड़ता है ना। तो उधर से अच्छा मेरे को यहाँ लगा, ठीक है। एनीथिंग, आपको तो किसी भी तरीके से निकालना आना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन। अब एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और अब लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए दो बातें चाहिए होती है, एक तो पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, तो ये पॉइंट तो दे दिया उसने। अब पैरेलल एंड वेक्टर बी की कमी है ना, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की कमी। वेक्टर बी देने के लिए उसने क्या कहा कि ये जो लाइन है इस प्लेन से भी पैरेलल है, और इस प्लेन से, दो प्लेन से वो पैरेलल है, दो प्लेन से एक लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये मुझे सॉल्व करके देगा कि वेक्टर बी क्या आएगा, है ना। ये इंफॉर्मेशन मेरे को वहां से मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, एल ले लो उसको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट क्या दे रखा है आपको, 1,2,3 इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, कैसे कहोगे एक वेक्टर इक्वेशन लाइन की, आर इक्वल टू ए तो है ना, आई कैप टू जे कैप प्लस 3 के, ये तो आ गया ए, प्लस लैम्डा टाइम्स बी, बी मिसिंग है तो बी को अल्फा बी रहने दो। अच्छा, बी मिसिंग है तो उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके कंपोनेंट्स मान लेता हूं मैं आगे, ओके। एबीसी मान लूं, ए आई कैप, तो बेसिकली अब मुझे एबीसी की वैल्यू चाहिए, फाइन। अगर एबीसी आ जाए तो इक्वेशन खत्म। अब ये एबीसी कहां से आए, ये एबीसी आने के लिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रीड करनी पड़ेगी। तो अब आपको दो प्लेन दे रखे हैं, तो पाई वन पाई टू कह दूं मैं, बोलो पाई वन की इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, वेक्टर आर डॉट आई माइनस जे प्लस 2 के इक्वल टू 5, एंड इधर ही लिख देता हूं पाई टू की इक्वेशन दे, 3 i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू 6। सो ये दो प्लेन्स है मेरे पास, एक यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक। अब ये लाइन जो है दोनों से पैरेलल है, तो लाइन टू प्लेन पैरेलल में क्या होता था बताओ, दो छोड़ो एक ही मानो, तो लाइन और प्लेन है, दोनों पैरेलल है, दोनों के डायरेक्शन का क्या अंजाम होगा, जीरो होगा, ठीक है। वैसे पैरेलल में वो रेशियो इक्वल होता है, प्रोपोर्शनलिटी होती है, लेकिन वो लाइन टू लाइन और प्लेन टू प्लेन चलती है। लाइन टू प्लेन में उल्टा होता है, जो परपेंडिकुलर के साथ होना होता है वो पैरेलल के साथ होता है, जो पैरेलल के साथ होना है तो परपेंडिकुलर के साथ जनरली डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो लाइन टू प्लेन में पैरेलल के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इसकी डायरेक्शन लेनी है, इसकी भी डायरेक्शन लेनी है, डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये रही, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये रही, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये रही। हाँ, दो बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स देखो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ कि वेक्टर बी क्या है, जो इसका डायरेक्शन वेक्टर है क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, फाइन। और यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, ये एन वन वैक्टर है पूरा, और ये एन टू वैक्टर है पूरा, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट कि L इज पैरेलल टू पाई वन एज वेल एज, एंड लगा दो बीच में, दोनों को साइमल्टेनियसली करेंगे, एज वेल एज L इज पैरेलल टू पाई टू ऑल्सो, L इज पैरेलल टू पाई टू ऑल्सो। तो दोनों को अब सॉल्व करते हैं। तो अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, सो क्या होगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, और इधर इसका डायरेक्शन वेक्टर वही बी और डॉट प्रोडक्ट एन टू, ये भी जीरो होगा, फाइन। सो इम्प्लाई करते हैं हम, सो वेक्टर बी क्या है, ए बी सी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अच्छा, लिखता क्या हूँ, डायरेक्ट कर दूं, आप लिखना एग्जाम में, लेकिन है ना। तो ए इंटू दिस करना है, तो ए इंटू वन, ए वन जा ए, बी इंटू माइनस वन माइनस बी, देन सी इंटू टू, टू सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। आ जाओ इधर बोलो, बी इंटू एन टू करना है, तो 3a प्लस बी वन जा बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। तो एक ऐसे क्वेश्चन में हम पहले भी फंसे थे,
जिसमें एबीसी में एक नहीं दो तीन नहीं दो इक्वेशन बन पाई। भाई एबीसी को सॉल्व करने के लिए तो कितनी इक्वेशन चाहिए होती है, तीन चाहिए होती है। मेरे को कितनी मिली, दो। तो हमने क्या किया था, एक दो को एलिमिनेट करके सी में ले गए थे और सी को उधर पुटअप कर दिया था और आंसर हो गया था। क्योंकि एक इक्वेशन खुद वो भी काम करेगी जो वेक्टर एल की, वेक्टर लाइन इसकी लाइन एल की इक्वेशन है ना। ठीक है, चलो तो वैसा का वैसा ही काम करते हैं। तो देखो क्या करूं बोलो, लेट से ये इक्वेशन वन, लेट से नहीं ये तो वन है, ये टू है, तो ये थ्री एंड फोर है ना। लेट से ये इक्वेशन थ्री एंड ये इक्वेशन फोर। ठीक है, और ये वन, मतलब ये है इक्वेशन वन। यहां से तो ये वेक्टर बी मैंने निकाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये है इक्वेशन वन। तो फिर ये इन दोनों को क्या कहेंगे, एक काम करो, ये वन, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी तो इसको टू और इसको थ्री, अभी ठीक है, टू एंड थ्री। हाँ जी, और ये वेक्टर बी था मेरा ना, ये वाला वेक्टर बी था। ठीक है, हाँ चलिए अब बताइए क्या करूंगा मैं। ए की और बी की मेरे को इन द फॉर्म ऑफ सी वैल्यू चाहिए, तो एक काम करूं, टू प्लस थ्री कर दूं तो बी माइनस बी खत्म, ए और सी में रह जाएगा, ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सी आ जाएगी। समझ आया। सो इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री, सबसे पहला काम ये करो, तो b माइनस बी कट गया, तो a प्लस थ्री है फोर ए, टू सी और c, थ्री सी इक्वल टू जीरो। सो a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c बताओ, माइनस थ्री बाय फोर सी, माइनस थ्री बाय फोर सी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और याद रखना कि अगर शुरू से ए बी सी स्मॉल लिया है तो नीचे आते आते वो हमारा कैपिटल हो जाता है, पता नहीं कैसे, तो वो स्मॉल ही रखना, इसके मार्क्स कटेंगे है ना। या तो फिर अगर आपको कंफर्टेबल कैपिटल लेटर लेने में तो शुरू से लो, वैसे अपन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नॉर्मल की इक्वेशन में ना, लाइन की इक्वेशन में रखते हैं, और लाइन की इक्वेशन में स्मॉल बी स्मॉल सी रखते हैं ना, ये ट्रेंड है। ये एन का नहीं, हाँ ये एबीसी क्या है, उसके डायरेक्शन वेक्टर के डी आर्स हैं, उसके लाइन के है ना। हाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डी आर्स होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट, अब इसको अगर मैं इधर पुटअप करूं तो बी की वैल्यू भी सी की फॉर्म में आई जाएगी है ना। सो इक्वेशन थ्री में या वन में भी पुटअप कर सकते हो, किसमें पुटअप करूं, वन में ही, वन छोटी है कि दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट। थ्री ए, देखो ए की वैल्यू आई है फोर की फॉर्म में, ठीक है, ऐसी इक्वेशन थ्री मैं पुटअप करूँ तो थ्री ए, थ्री की थ्री इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा, माइनस थ्री बाय फोर, माइनस थ्री बाय फोर सी। ठीक है आगे चलते हैं, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सी सी को पहले सॉल्व करो, उससे पहले ये क्या हो जाएगा, माइनस नाइन बाय फोर सी और साथ में लिख दो सी, है ना, और प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है चलो, तो ये क्या हो जाएगा, फोर माइनस नाइन प्लस फोर यानी कि माइनस फाइव बाय फोर सी प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू हो जाएगी फाइव बाय फोर, फाइव बाय फोर सी हो जाएगा ना, माइनस फाइव बाय फोर सी उधर जाएगा तो बी की वैल्यू फाइव बाय फोर सी, इधर सिंपली लिख देता हूँ बी इक्वल टू फाइव बाय फोर सी। ठीक है, अब दोनों सी की फॉर्म में आ गए, इसको इक्वेशन वन में पुटअप कर देते हैं और वही मेरी फाइनल इक्वेशन बनेगी। आप कहोगे सर सी कैसे जाएगा वहां से, भाई सोचो जरा, सोचो, और बाहर निकल के क्या है, सी क्या है, कोई नंबर ही तो है, तो सी लेमडे से मल्टीप्लाई होकर लेमडा बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा। चलो तो इक्वेशन वन में अगेन आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन टू गेट द इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है, पुटअप करना शुरू करते हैं, करो। तो लाइन एल की इक्वेशन आ जाती है यहाँ से, लाइन एल की इक्वेशन आ जाती है, वेक्टर आर इक्वल टू, इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, ये तो पॉइंट है, प्लस लैम्डा टाइम्स, अंदर चलते हैं ना। सो अंदर है मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री बाय फोर सी टाइम्स आई कैप। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, फाइव बाय फोर सी टाइम्स जे कैप, और सी के कैप, सी के कैप। ठीक है, तो इसमें से सी को कॉमन ले लो बस, है ना, और सी को क्या कॉमन लेते हो, वन बाय फोर सी को लो या सी को लो, देखो वन बाय फोर को मत लो और सी को ही लो, क्योंकि अंदर उसका डायरेक्शन माइनस थ्री बाय फोर बता रहा है ना। तो आप फोर, देखो मेरी बात सुनो, फोर एक पर्टिकुलर नंबर है, फोर एक पर्टिकुलर नंबर है, उसको आप बाहर लैम्डा से हटा हटू के चेंज नहीं कर सकते, समझ गए ना, उसको तो अंदर ही रहना, तो सी को बाहर लेके आओ। सो इट विल बी लाइक आई कैप टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, तो लैम्डा इंटू सी हो जाएगा, है ना, और बचेगा क्या, माइनस थ्री बाय फोर आई कैप प्लस फाइव बाय फोर
जे कैप प्लस के कैप, फाइन। और इसमें नेक्स्ट ये वेक्टर आर इक्वेशन है ना। सो वेक्टर आर इक्वल टू फाइनल इक्वेशन इस लैम्डा इंटू सी को मैं कोई दूसरा कांस्टेंट मान लो, लेट्स से इसको म्यू मान लो, है ना। तो आंसर इस फॉर्म में लिख दो आप, बस इसके और म्यू से रिप्लेस कर दो, चेक करो आंसर। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस म्यू या कोई भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 कुछ भी ले सकते हो, इंटू -3/4 आई कैप प्लस 5/4 जे कैप प्लस के। बताओ मैच हुआ? इस मैच है फोर नहीं आ रहा और फोर को उधर भेज दिया, हाँ तो एक ही बात है फिर। अगर फोर को टोटल में एलसीएम ले लें तो उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इनका आंसर ये आ रहा होगा 4 आई कैप 8 जे कैप। दिखाओ। मतलब फोर को इन्होंने लेमडा से मिला दिया है। इज दिस थिंग इज दिस थिंग अलाउड? इज दिस थिंग अलाउड? हाँ सही है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास ऐसे है लेमडा इंटू 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 12 के कैप, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 कॉमन निकाल के 3 लैम्डा इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और अगले स्टेप में मैं 3 लैम्डा को म्यू लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। यानी कि अगर तीनों में से कुछ कॉमन है तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो वेक्टर है और लेमडा एडजस्ट करने के लिए बैठा है ना बाहर उसकी और बाकी चीजों को, तो इसमें से 4 भी कॉमन अगर मैं ले लूं तो एक्चुअली इट इज लाइक लेमडा सी डिवाइडेड बाय 4, लेमडा सी डिवाइडेड बाय 4 तो 4 अगर मैं बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा, ये 4 जाएगा, ये 4 जाएगा, और वो 4 के कैप हो जाएगा, वो 4 के कैप हो जाएगा ना एलसीएम में। ठीक है, अभी मैच हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा लेम हम्म हम्म अच्छा, आप कोई और कांस्टेंट ले सकते हो। अब उनका आंसर लेमडा में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि उनको पता ही आंसर आना है, तो उन्होंने म्यू से बनाना स्टार्ट किया होगा और लास्ट में लेमडा बना दिया होगा, अपने को क्या होता है ना। उन्होंने तो स्टैंड, हाँ अपन और कोई बना सकते हैं, इवन लेमडा 1 भी लिख सकते हो, लेमडा डैश भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो अपन ऐसे लिखेंगे इसको, आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप 3 के कैप प्लस म्यू टाइम्स -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। वेयर, एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, वेयर जैसे अपन उसमें करते थे इंटीग्रेशन में, वेयर म्यू इक्वल टू लेमडा सी/4, दैट्स इट। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, वही एक पॉइंट से पास कर रही है, लेकिन उसमें दो प्लेन से पैरेलल दे दी और इसमें दो लाइन से। तो मेरी बात सुनो, प्लेन से पैरेलल देना और लाइन नहीं, परपेंडिकुलर देना एक ही बात है कि नहीं है? अगर मैं प्लेन टू प्लेन चलता, अगर मैं लाइन टू लाइन चलता तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो करता, और अगर मैं लाइन टू प्लेन चलता तो मैं पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट जीरो करता। तो कुल मिला के पहले भी डॉट प्रोडक्ट जीरो कर रहा है और अभी भी डॉट प्रोडक्ट, लेकिन अभी कार्टेशियन नहीं, वेक्टर ही पूछिए, लो मजा आ गया। वेक्टर ही पूछिए तो सेम टू सेम प्रोसेस है, फटाफट खत्म करो, मैं रफली कर रहा हूँ उसको, देखो कैसे। इक्वेशन बोलो फटाफट, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी मेरी, वेक्टर आर इक्वल टू ये 1 2 -4 सेट करो, आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप, और लेमडा टाइम्स वही ai कैप b जे कैप प्लस c के कैप। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन कहां से निकालूंगा, ये रहे इसके डायरेक्शन, बस ऊपर चेक कर लेना 1 1 1 है ना, बिल्कुल है, इधर भी 1 1 1 है, तो ये रहे इसके डायरेक्शन, बस उठा लो। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर b1 हो जाएगा आपकी बार, वेक्टर b1 एक तरीके से ये होगा वेक्टर, क्योंकि तीनों ही लाइन है ना आपकी बार, तो एन वेक्टर तो कहीं आएगा ही नहीं, तीनों ही लाइन है, तो ये हो जाएगा वेक्टर b1। ये हो जाएगा जिसके 3 - 6 7 आएंगे b2, और ये हो जाएगा b3, है ना। वेक्टर b1, बोलो वेक्टर b2 क्या हो जाएगा, 3 आई कैप -16 जे कैप प्लस 7 के कैप।
एंड वेक्टर B3 क्या हो जाएगा, इधर से उठाओ, 3i कैप 8j कैप माइनस 5k कैप। नाउ लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना, दोनों उससे परपेंडिकुलर, यानी कि लाइन ये ले लो L, ये तो L1 की इक्वेशन है जो हमको बनानी है, और ये L2 से निकली L3 से, तो लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2 एंड लाइन L1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन L3। तो परपेंडिकुलर होने के लिए उनका डायरेक्शन वेक्टर्स जो होंगे वो भी परपेंडिकुलर होंगे, दैट मींस वेक्टर B1 परपेंडिकुलर टू वेक्टर B2, राइट, एंड वेक्टर B1 परपेंडिकुलर टू वेक्टर B3 एज वेल। तो कर दो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, वेक्टर B1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B2 इक्वल टू 0, यहां से वेक्टर B1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B3 इक्वल टू 0। लाइन खींच देता हूं मैं, बोलो यहां से क्या बना, सो 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0। यहां से बोलना जरा, 3a वापस 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। तो ये है कि बस, हाँ अब माइनस कर लो, चलो ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 ही मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 उसको माननी पड़ेगी, इसको 2 एंड 3 मान लेते हैं, 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या करूं, 2 माइनस 3 कर दूं, ठीक है, 2 माइनस 3 करते हैं, 3a गया, माइनस 16 माइनस 8 माइनस 24b, 7 माइनस माइनस यानी प्लस 12c इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू 12 कॉमन लो ना, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2c, चेक करो सही किया क्या, ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगी 1/2c, है ना। ओके, सो कहाँ पुटअप करूँ उसको, फर्स्ट में पुटअप, सेकंड में पुटअप कर दूं मतलब, तो सेकंड में पुटअप करते हैं, तो 3a प्लस माइनस माइनस 16 बी की वैल्यू तो 1/2 यानी c/2 है ना, और प्लस 7c इक्वल टू 0, ये 8 हो गया, तो माइनस 8c प्लस 7c माइनस c, तो 3a यानी 3a इक्वल टू c, यानी a इक्वल टू c/3, a इक्वल टू c/3, तो वो c/2 आया है और ये c/3 आया है, समझ आया। चलो अगेन पुटअप कर दें इक्वेशन 1 में सीधे ही, तो इधर पुटअप कर देता हूं मैं, वेक्टर r इक्वल टू, ये सब तो हो ही जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स, बोलो a क्या निकला हमारा, c/2 i कैप, ए था c/3, सॉरी c/3 i कैप, है ना, a तो था c/3 i कैप, b था c/2 j कैप, और वो तो ck कैप है ही। तो अब की बार 3 और 2 का एलसीएम 6 भी बाहर ले लो, यानी लेमडा c/6 बाहर ले लो, है ना, तो r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, सो लेमडा तो है ही सही बाहर, इंटू c/6 अगर मैं बाहर ले लूं, तो c/6 तो 2i कैप बचा अंदर, c/6 बाहर लिया ना, 3 इंटू को 2i कैप, और उधर 3j कैप बचा, और इधर 6k कैप। नेक्स्ट स्टेप में इसको ले लो म्यू, आंसर मैच करो, समझ आया। तो 2 क्वेश्चंस कर लिया अब अपन ऐसे ना, बस अब आपको लाइन टू लाइन, पूरी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे में लाइन टू लाइन, प्लेन टू प्लेन, लाइन टू प्लेन, ये सोचना पड़ रहा है, पैरेलल परपेंडिकुलर, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, कुल मिला के ये 6-7 कॉम्बिनेशन अपने को याद रख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। Prove that if a plane has the intercept ABC is at a distance of p units from the origin, then this ये होगा, ठीक है ना। एक प्लेन की इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपको ABC, और वो प्लेन जो है कहां से, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है वो भी आपको दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर दूरी दे रखी है प्लेन की और उसकी, है ना, उसकी परपेंडिकुलर दूरी दे रखी है p। तो एक प्लेन और एक पॉइंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो और उसको इक्वल टू p कर दो, और ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए 2 बातें चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि ओरिजिन है 0 0 0, है ना, दूसरी चीज क्या चाहिए होती है, डिस्टेंस तो निकालनी है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए एक प्लेन और एक पॉइंट के बीच की दूरी निकाल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन निकालने के लिए हमको, एक तो पॉइंट जिससे दूरी निकाल रहे हो x1 y1 z1 वो तो गया 0 0 0, और प्लेन की आप पूरा इक्वेशन चाहिए बेटा, डिस्टेंस में वेक्टर ए भी काम करता है, ठीक है। प्लेन की पूरी इक्वेशन चाहिए, प्लस जिस पॉइंट से दूरी निकाल रहे हो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0, प्लेन की इक्वेशन बनाना आपका टास्क है।
तो प्लेन की इक्वेशन कैसे बनेगी, एबीसी इंटरसेप्ट दे रखे हैं उससे बनेगी, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म सबको ध्यान है, ऐसी ऐसी ऐसी, और अगर प्लेन तीन जगह काटता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो होता है मेरा ए, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं a,0,0, ये हो जाता है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाता है 0,b,0, और ये हो जाता है 0,0, c, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, ये तो चलो एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इट्स इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथी इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन in its intercept form is given by sept form is x by a plus y by b equal to 1, इक्वल टू 1। अब x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस सी बाई जेड इक्वल टू 1, ये तो मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, लेकिन लेकिन जब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता हूं तब मुझे जनरल फॉर्म में इक्वेशन चाहिए होती है, यस और नो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपका टास्क है। ठीक, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपल सी इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हम 1/ax लिख सकते हैं ना इसको, हम 1/by टाइम्स भी लिख सकते हैं इसको, हम 1/1 ये z लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे z ऊपर है सी नीचे है ना, z/c था, ठीक है। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/c टाइम्स z इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर करना जरा आप जनरल फॉर्म की इक्वेशन से, ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई कैपिटल सी जेड इक्वल टू डी, और डिस्टेंस निकालने के लिए डी को आरएचएस में लेके जाके पॉजिटिव करना होता है, ये तो उसी फॉर्म में है। तो बताओ भैया, ए की वैल्यू 1/a, बी की वैल्यू 1/b, सी की वैल्यू 1/c, और डी की वैल्यू 1। फाइन, चलो अब ये तो हो गए हमारे ए बी सी डी, ये तो हो गए हमारे, ये लो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए बी सी डी क्लियर हो गए हमारे यहाँ से। कैपिटल ए इक्वल टू 1/a, कैपिटल बी इक्वल टू 1/b, कैपिटल सी इक्वल टू 1/c, एंड कैपिटल डी इक्वल टू 1। फाइन, अब अब आपको पॉइंट भी चाहिए, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन है क्योंकि पॉइंट, तो x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, 0, y1 0, z1 0। तनिष बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, उसको लेट से मैं डिस्टेंस d कह देता हूँ, क्या फॉर्मूला होता है। Tell me in the Cartesian form, you have the values of a, b, c, d, x1, y1, z1. बोलो खुशी, मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी डिवाइडेड बाय प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सो ए एक्स वन यानी दिस इंटू दिस, शॉर्ट में कर दूं थोड़ा, दिस इंटू दिस करना है आपको, ठीक है, दिस इंटू दिस करना है, दिस इंटू दिस करना है, एंड दिस इंटू दिस करना है, तो ये 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, लेकिन -1 भी रहेगा ना, और उसका मॉडुलस रहेगा, और नीचे इसका होल, इसके मैग्नीट्यूड यानी 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर का सम का रूट। सो इट इज लाइक मॉडुलस 1 यानी 1 यही है ना, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c। अब ये डिस्टेंस आ गई आपकी, और ये डिस्टेंस p है, ऐसा आपको क्वेश्चन कह रहा है, p यूनिट्स गिवन, तो इसको से इक्वेट कर दो, और जो आपसे पूछा गया वो निकल जाएगा। देखो, आपको कह रहा है कि इफ द प्लेन इज द इंटरसेक्ट एंड इट इज अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, देन ऐसा साबित होगा। तो मैं अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो हो गया। अब एक बार इसका रेसिप्रोकल करना जरा, इसका रेसिप्रोकल करूं तो ये रूट वाली क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी, है ना, तो ये रूट वाली क्वांटिटी ऊपर और 1 नीचे, तो 1 से डिवाइड करना है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बचा, रूट ऑफ 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर, रूट ऑफ 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू p का रेसिप्रोकल 1/p। अब मैं अगर यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगा दूं तो उधर से रूट कट गया और इधर होल स्क्वायर हो गया। सो फाइनली वी हैव 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। प्रूव्ड। प्रूव्ड। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि पहले तो ये बताओ,
मतलब सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन तो समझ में आ गया क्या अच्छे से? हम्म। ओके। ठीक है, और कोई तरीका हो सकता है क्या इसका? सुनो, हाँ तरीका तो खैर मैं वो नहीं सोच रहा हूँ कि तरीका और हो सकता है क्या। मुद्दे की बात यह है कि ए बी सी हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मानी थी, और पी भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं। तो जो हमको चीज दिखाई दे रही है, इसको एक रिजल्ट और एक फॉर्मूला मान के चलो फॉर योर एमसीक्यू, कि अगर एक प्लेन के तीन इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड एक्सिस पे दे रखे हैं और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। कल को डिस्टेंस पूछ के तीन इंटरसेप्ट, इन चार चीज मतलब चार क्वांटिटीज हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर, इन चार में से कोई भी तीन क्वांटिटी देके चौथी पूछ सकता है। लेट्स से डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछ ली, आपको दे दिया कि ये तो तीन है, ये चार है, ये पांच है, आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है यानी पी निकालना है, तो इस रिलेशन में रख के आप पी निकाल सकते हो। कल को ए बी और पी दे के सी पूछ ले, कल को बी सी और पी दे के ए पूछ ले, या ए सी और पी दे के बी पूछ ले, या सी बी और पी दे के ए पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, समझ गए? तो ये रिलेशन को आप नोट डाल के लिखें, नोट डाल के कहीं ना कहीं मेंशन करें कि वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय सी स्क्वायर इक्वल टू वन बाय पी स्क्वायर होता है इन केस ऑफ प्लेन वेयर ए बी सी आर द एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट एंड पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कोई भी चीज अगर अपन अज्यूम करके लिखते हैं और वो प्रूव होती है, तो वो आगे के लिए एक रूल की तरह काम करती है। हाँ, वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर, इन ऊपर डाल देना, प्लेन का, प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, कि है ना, वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय सी स्क्वायर इक्वल टू वन बाय पी स्क्वायर होता है वेयर ए बी सी और पी क्या है, वेयर ए बी सी आर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन एंड पी इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हाँ कोई न्यूमेरिक फॉर्म लेते, जैसे ए कोई पर्टिकुलर चीज लेते, बी कोई पर्टिकुलर चीज लेते, उससे ये चीज साबित होती तो रूल नहीं बनता, क्योंकि वो ए की वो पर्टिकुलर वैल्यू पे ही प्रूव हुआ है, बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे प्रूव हुआ है, लेकिन इधर तो कोई वैल्यू नहीं थी, जनरल टर्म्स में ये प्रूव हुआ है। सो जनरल टर्म्स में जो क्वेश्चंस प्रूव होते हैं ना, वो ही बोर्ड में आते हैं, मार्क कर लो इन शब्दों को। जब अपन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जनरल फॉर्म में कोई चीज प्रूव होती है ना, उस पर क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है बोर्ड एग्जाम से, ये पैटर्न है बोर्ड का। चलो तो एमसीक्यूज खत्म करते हैं फटाफट। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्सेस, अब दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस अगर निकालनी है, तो पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो पैरेलल तो नहीं है कहीं, तो है क्या, दिख रहा है मुझे तो, 2/4 3/6 4/8। तो हम क्या करेंगे, इनके नॉर्मल वेक्टर सेम करेंगे पहले, तो ये तो उसको तो ऐसे जैसे रहने दो, है ना, इसको मैं 2 से डिवाइड करा देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा बोलो, 2x 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। सो ये नॉर्मल वेक्टर सेम हो गए। अब ये क्या हो जाएगा, जो इधर दिखाई देगा 4, वो तो हो जाएगा मेरा D1, और ये जो दिखाई देगा वो हो जाएगा D2। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला याद है, स्मॉल डी इक्वल टू बोलो, कुछ याद नहीं है आपको बच्चों, डिवाइडेड बाय वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड, वेक्टर एन दोनों का सेम है ही, बोलो कब याद करोगे, D1 - D2 का मॉडुलस, यानी 4 - 6 का तो करना है मॉडुलस, और जो इनका नॉर्मल वेक्टर निकला है उसका करना है मैग्नीट्यूड, 3² प्लस 4²। सो -2 का मॉडुलस 2, 4 और 9 4 13, 13 और 16 29, चेक करो, ऑप्शन नंबर डी, 2/√29 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगर ये कहीं से पता चल जाए कि वेक्टर एन तो यूनिट वेक्टर है, ये 2 3 4 जो है यूनिट वेक्टर है, तो केवल दिस माइनस दिस, केवल दिस माइनस दिस और मॉडुलस डी, स्मॉल D1 माइनस स्मॉल D2, हाँ 2 यूनिट्स हो जाता है ना, स्मॉल D1 माइनस स्मॉल D2, अभी कैपिटल डी की फॉर्म में है तो नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, हो जाएगा, तो अच्छा है, चलो ये भी कवर हो गया, आपके क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन था नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स याद रहेगा आपको। अब आपको चेक करना है कि ये दो प्लेन्स क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट करते हैं क्या। अब इसको ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका है कि आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो पहले परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 5 10, -1 × -2.5 एंड 4 × 10, हरगिज ये तो 4 जीरो नहीं है, हरगिज जीरो नहीं है, सो नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर।
चलो जी, नाउ चेक द पर पैरेललिटी है ना, पैरेलरिटी, जैसे परपेंडिकुलरिटी, अब पैरेलरिटी चेक करते हैं अपन, है ना, नया शब्द बनाया। ओके, तो पैरेलरिटी कैसे चेक करते हैं, 2/5 इक्वल टू -1/-2.5 होता है, बिल्कुल होता है, इक्वल टू 4/10 होता है, तीनों ही होते हैं, तीनों ही मिलके 2/5 बनेंगे, चेक करो। वो तो 2/5 ऐसे ये प्लस कट के 1/2.5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2/5, ये 2 से काट दो 2/5। सो पैरेलल आ तो गया, लेकिन मैंने क्या कहा, आपको चारों को चेक करना है। पता है क्या होता है, कई बार जैसे पहला ऑप्शन आंसर आ गया, हम जल्दीबाजी में टिक कर लेते हैं, फिर पता है क्या होता है, ऑप्शन सी भी आंसर होता है, और डी ऑप्शन पता है क्या रखा रहता है, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी क्या रखा रहता है, बोथ ए एंड सी। सो ऑलवेज रीड द टोटल ऑप्शन इस टाइप के, स्पेशली कुछ फाइंड करना है ना, तो फाइंड में तो पहला ऑप्शन टिक हो गया, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन आपको चेक करना है कि इन चारों में से क्या चीज एप्लीकेबल है इन प्लेन्स के लिए, जैसे क्वेश्चन में डोंट टेक। हाँ वही बात है ना। और अभी तो चलो आप है ना सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, तो सब्जेक्टिव पेपर में आप चेंज भी कर सकते हो शायद, है ना, आप ऑप्शन ए को काट के अगर, लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे वहां तो गोले भरने होते हैं, क्या जो फिक्स हो गया सो फिक्स हो गया, बाद में आपको आप खूब सोचते हो, अरे करे कैसे चेंज, कैसे चेंज करूं, कैसे चेंज करूं, कैसे चेंज करूं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन टिक कर दिया, अब मुझे पता है गलत किया है, लेकिन मुझे इसको पेपर को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही, मुझे पता है इसको सही कैसे, फिर अपन रोते हैं टीचर्स के आगे, सर प्लीज एक्स्ट्रा शीट दे दो, व्हाइटनर लगा दूं, ये कर दूं वो कर दूं, ऑनलाइन में एक बार सबमिट मार दिया किसी को तो हो गया सबमिट, है ना। तो उस टाइम क्या होता है, अच्छा उस टाइम ही फिर क्या तरीका है चेक करने का, तरीका क्या है, मतलब होना क्या चाहिए, आपने जो टिक कर दिया सो कर दिया, चेक नहीं करना दोबारा अभी तो चेक करना है, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन है, उधर चेक नहीं करना, नहीं तो उससे पता है क्या होता है, बचे हुए क्वेश्चंस भी नहीं होते, बचे हुए क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगता है, पता होता है गलत चल रहा है, वो गलत चल रहा है, गलत चल रहा है। चलो सी एंड डी चेक करो भाई, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। चलो पहले डी चेक करो। डी का मतलब क्या है कि ये इससे पास थ्रू होना चाहिए, तो पास थ्रू होने के लिए ये पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो 0 0 5/4, तो 2 × 0 -0 +4 × 5/4 इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो ये 0 -0 और +5 बिल्कुल 5 होता है, तो LHS RHS इक्वल आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो है इस प्लेन पर तो लायक करता है, ये तो फिक्स हो गया ना, बट उस पर भी लायक करता है कि नहीं करता है वो चेक करना है। सो 0 5 × 0 -2.5 × 0 +10/5/4, और ये इक्वल टू 6 आना चाहिए, है ना। सो 0 0 और ये क्या हो गया, 25/2, इट इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये इस पे लाइन नहीं कर रहा है, इस पे क्रॉस हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी कैसे चेक करेंगे, वाई एक्सिस पे ये लाइन, ये प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वाई एक्सिस पे अगर कोई भी प्लेन पॉइंट कुछ भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो फिर कैसे चेक करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के पॉइंट रखकर, उसको 0 0 रखकर, और उससे जो वाई आएगा वो सेम आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जैसे ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, दो प्लेन है मान लो, है ना। अब ये दो प्लेन, दोनों प्लेन वाई एक्सिस से टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं, आपको चेक करना है, समझ में आई बात। तो अगर ये प्लेन वाई एक्सिस से टकरा रहा है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको चेक करना है, और वहां से वाई की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही वो आपको सोचना है, समझ में आई बात। ठीक है, ओके, चेक करते हैं। तो 2 × 0, एक्स और उसको 0 करना है ना, तो 2 × 0 -y +4 × 0 = 5। तो यहां से ये 0 0, तो y की वैल्यू -5, इधर आ जाओ। तो 5 × 0 -2.5 × y +10 × 0 = 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 6 -6/2.5, ज्यादा से ज्यादा 2.5 को क्या लिख सकते हो 5/2, तो -12/5, तो नॉट इक्वल आ गई। तो ये वाला भी गलत, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो फाइनली आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दैट्स इट, मिसलेनियस ओवर, चैप्टर ओवर, 3D ओवर। 3D से बाहर आएंगे अभी अपन 2 दिन के बाद, कल टेस्ट देंगे, परसों एनालिसिस करेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, कल गेट रेडी। क्या लीनियर प्रोग्रामिंग लास्ट, इट विल हार्डली टेक 2 और 3 days, है ना। हाँ, एनी टाइम अभी, अच्छा इसमें से ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फोन कर देना लेकिन एक बार आने से। क्लास तो मेरी खत्म होगी बेटा 7 सवा 7। हाँ 7 सवा 7 तक के बाद कॉल करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और कोई बार क्या होती है, कोई छोटी मोटी डाउट होती है कि सर ये बस ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके बाद ये कैसे किया, तो उसका तो स्क्रीनशॉट खींचो भेजो, मैं हैंड टू हैंड बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड। हाँ बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग।